नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो ईएमआरएस और एनवीएस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें से आपके 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये आपका सेट नंबर 7 है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एग्जाम हुआ था प्रिंसिपल का 2016 में, तो उसका सॉल्व पेपर है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों ने भी पिछले 6 क्लासेस नहीं देखी हैं, उसमें मैं फिर से बता दूं कि आपका जो आईसीटी का पोर्शन है, इसके साथ ही आपका इंग्लिश हो गया, जो आपका 40% क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद हिंदी के सारे क्वेश्चंस, ठीक है? और इसके बाद आपका आता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? तो जितना भी कॉमन पार्ट है, जो केवीएस में, एनवीएस में और आपके ईएमआरएस में, सारे में ही पूछा जाता है। और चूंकि ये तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, तो इसके प्रीवियस ईयर एक दूसरे में भी काफी हद तक पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और यहाँ पे मैं लाती रहूंगी। और भी कोई प्रीवियस ईयर मिलते हैं तो मैं जरूर यहाँ पे लेके आऊंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा पता चले, ठीक है? और तो ये प्रिंसिपल 2016 में हुआ था केवीएस का पेपर। उसमें से हम लोग जो इंग्लिश वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट है, और इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, वो भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश तो जितनी भी वैकेंसीज आपकी टीचिंग की आती हैं, उनमें सारे में ही आएगा, चाहे वो आपका आरआरबी का एग्जाम हो गया, चाहे आपका केवीएस का एग्जाम हो गया, या फिर आपका ईएमआरएस हो गया, एनवीएस हो गया, ठीक है? तो जो बच्चे भी नहीं देख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अपनी पढ़ाई करते रहें। लेकिन शायद बच्चों ने बना लिया है पूरा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ाई करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, तब भी कुछ बच्चे देख रहे हैं, मैं देखती हूँ कि क्लासेस देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, ठीक है? तो आप लोग मेहनत करते रहे कि सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो कंटिन्यूटी में रहेगा। एकदम से नोटिफिकेशन आता है, फिर आपकी उस तरीके से चीजें तैयार नहीं हो पाती हैं, ठीक है? तो अभी आप तैयार करते चलिए, उस टाइम पे फिर आप अपना रिवीजन वाला पार्ट रखें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पे आपका ये सेट नंबर 7 है, ठीक है? प्रीवियस ईयर इस अभी मैं लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका जनरल इंग्लिश का पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द गिविंग डेफिनेशंस। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, जो सेंटेंस दिया गया है उसका, ठीक है? तो यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया गया है, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, मतलब स्कूल या कॉलेज जहाँ पे कोई पढ़ाई करता है, तो उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले दिया गया है मैटनी, एल्मा मैटर, या फिर एलुमिनी, या फिर कम्यून। तो उसको क्या बोलते हैं? एल्मा मैटर, ठीक है? तो ये शब्द आपको याद रखना है, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज एजुकेटेड। उसका एक शब्द क्या हो गया? अल्मा मैटर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, उपरोक्त ग्रुप ऑफ वर्ड्स द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड के लिए उचित वर्ड कौन सा है? अल्मा मैटर, जिसका मतलब क्या होता है? मातृ संस्था, ठीक है? हिंदी में अगर देखा है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं, वो सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसका नेक्स्ट यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस दिए गए, जैसे आपका मैटनी दिया गया, तो उसका मतलब है तीसरे पहर के नाटक का गायन। मतलब जो नाटक होता है उसमें जो तीसरे पहर का गायन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटनी। इसका एलुमिनी, आपको पता है कि पूर्व छात्र होते हैं, ठीक है? इसके बाद कम्युनिव, ये क्या होता है? मैत्रिक बातचीत। तो इंग्लिश के हिंदी वर्ड भी आपको पता होने चाहिए, ये आपके हिंदी वाले पोर्शन में भी हेल्प करते हैं और इंग्लिश वाले पोर्शन में भी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी वुमेन जिसके पति खत्म हो गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्जिन, स्पिनिस्टर, वेडलॉक, या फिर विडो। तो ये सबको ही पता होगा, उसको क्या बोलते हैं? विडो। विडो का क्या मतलब हिंदी में क्या होता है? विधवा, ठीक है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद वर्जिन का अगर देखें हिंदी शब्द, तो इसका कुमारी या अछूता इसको बोलते हैं, ठीक है? वेडलॉक मतलब क्या हो गया? विवाह। इसके इंस्पिरेटर मतलब कुमारी कन्या, ठीक है?
तो ये सारे वर्ड भी आपको याद रखने हैं। जैसे कोई भी और वर्ड आपसे पूछा जाता है तो इनमें से आपको अगर मीनिंग याद रहेंगी, उसका अर्थ पता होगा, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स आर फ्रेज। यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेज का आपको जो सबसे सुटेबल आंसर है वो बताना है कि कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिए कि टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस, मतलब सारे फोकस के साथ, एक ही पर्पज हो, एक ही उद्देश्य हो, उसके साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, एक इसके लिए क्या एडम्स यूज करेंगे, टू रियलाइज वंस इंटेंट्स एंड पर्पजेस एज फॉर एज इंटेंशंस गो इन ऑल इसेंशियल पॉइंट्स इंटेंशनली एंड पर्पसफुली। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सी, इन ऑल इसेंशियल पॉइंट, मतलब एक ही जगह पे फोकस, जितना भी उसका ध्यान है, जितने भी जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक ही जगह पे है कि सिलेक्शन लेना है इस बार 2025 में। ठीक है, चाहे उसके लिए कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये चीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बैक स्टेज इन्फ्लुएंस, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मॉनेटरी इन्फ्लुएंस, या फिर अनफेयर इन्फ्लुएंस, राइटफुल इन्फ्लुएंस। तो बैक स्टेज इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, गलत तरीके से सहारा, या फिर जैसे आजकल आपने सुना है कि पेपर लीक हो गया, किसी ने किसी की सिफारिश कर दी है, ये सारी चीजें इस किससे रिलेटेड है, बैक स्टेज इन्फ्लुएंस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनफेयर इन्फ्लुएंस जो है, इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैक स्टेज इन्फ्लुएंस, जिसका हिंदी में अगर अर्थ देखें तो क्या होता है, गलत तरीके का सहारा। ठीक है, अनफेयर, तो ये आपको वर्ड याद रखना है, बैक स्टेज इन्फ्लुएंस, ये इडियम्स है, इसका क्या मतलब होता है, गलत तरीके से किसी चीज की हेल्प लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, each of the sentence given below has an error in it, identify the part which has the error। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें बताना है कि किसमें कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। ठीक है, सबसे पहले है, पेन कॉज्ड बाय सर्टेन डिसीजेस may be eased by injecting a solution consisted of snake poison। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एरर वाला, each of the sentence given has an error, identify the part which has the error। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा, किसमें एरर है, बाय इंजेक्टिंग अ सोल्यूशन। ठीक, तो बाय इंजेक्शन, जैसे जब यहाँ पे अगर हम लोग, बाय छोटा बच्चा है उसको इंजेक्शन लगाना है, तो बाय यहाँ पे नहीं यूज होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, विद, मतलब इंजेक्शन लगाया गया। ठीक है, इस प्रकार से, तो बाई का यूज नहीं होता है, बाई की जगह पे यहाँ पे किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। ठीक है, विद इंजेक्टिंग अ सोल्यूशन, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, द टाइगर्स कनिंग स्ट्रेंथ एंड एगिल हैव अर्नड इट अ ग्रेट रेपुटेशन। तो यहाँ पे किसमें है, स्ट्रेंथ एंड ईगल। ठीक है, जब ये दोनों शब्द साथ में यूज होते हैं, तो साथ में यूज होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड, इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं इगिलिटी, इगिलिटी। ठीक है, ये ऐसे यूज नहीं करते, इगिलिटी इस प्रकार से यूज करते हैं। उपरोक्त भाग में ईगल के स्थान पर इगिलिटी का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर नाउन फॉर्म की आवश्यकता है, तथा एंड से सेम पार्ट ऑफ स्पीच की आवश्यकता है, तथा तथा से यहाँ पे जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी। ठीक है, जैसे एक और शब्द यूज करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे वीकनेस का यूज करते हैं, ना कि केवल स्ट्रेंथ एंड वीक ऐसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब साथ साथ में यूज किए जाएंगे तो ये चीज वर्ड का आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो पूरा सेंटेंस की अगर बात करें, दैट टाइगर्स कनिंग स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी हैव अर्नड इन अ ग्रेट रेपुटेशन। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, द फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट इन फिजी लेफ्ट
द सिटी ऑफ पटना इन 19th सेंचुरी। यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या है, द फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट इन फिजी लेफ्ट। ठीक है, इन फिजी, फिजी यहाँ पे क्या है, कोई कंट्री है, उसका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फिजी में, अब ऐसा तो नहीं कि जैसे में जब हम लोग इन का यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, जैसे कोई चीज है उसके अंदर, अगर कोई चीज बिल्कुल यूज हो रही है, ठीक है, मान लो कि आपका घर है, आप घर के अंदर चले गए, ठीक है, तो उस वहां पे क्या यूज करेंगे, इन का। लेकिन कंट्री में, कंट्री को छोड़ा इस प्रकार से, तो फिजी यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, इनका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, द फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट ऑफ फिजी लेफ्ट द सिटी ऑफ पटना इन 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे सी जो सेंटेंस है, इसमें एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, born in a Hindu family, he followed all the tradition of one। हिंदू फैमिली में जन्म लेने की वजह से वो सारे ट्रेडिशनल उसके फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या, born in a हिंदू फैमिली, ये भी सही है, ये भी सही है। he followed all traditions of one, मतलब ये उसके सारे ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो फॉलो करता है, जब लोग सेंटेंस बोलते हैं कि हिंदू फैमिली में होने की वजह से जितने भी हिंदू फैमिली के ट्रेडिशन है वो सब फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही फॉलोड जो दिया गया है सेंटेंस, उसका क्या मतलब हो गया कि उसने फॉलो किया, मतलब कोई चीज है हो चुकी है, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस यूज किया जा रहा है, जबकि सेंटेंस क्या बनेगा, करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या आएगा, ही फॉलोज। यहाँ पे फॉलोड की जगह पे क्या आएगा, फॉलोज, ठीक है। आपको जैसे जो भी सेंटेंस दिया गया उसको हिंदी में आप कह के देख लें या फिर लिख के देखें, तो आपको अपने आप से एरर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है, यहाँ पे इसमें एरर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिया भी गया है करेक्ट सेंटेंस, बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, ही फॉलोज ऑल द ट्रेडिशंस ऑफ वन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ही फॉलोड के स्थान पे ही फॉलोज होगा, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हैबिचुअल, इसकी क्लास भी आपकी करवाएगी, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, मतलब कि वो चीज होती है तो वो किस में आती है, मतलब कंटिन्यूटी में आती है, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग अपोजिट टू दैट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग बनाना है, जो ये दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया, ये कॉर्डियल, कॉर्डियल का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन जब मैंने क्लासेस करवाए थे वहां पे, मैंने साथ में जो PYQ वन लाइनर के करवाए थे, वहां पे भी ये वर्ड मैंने आपको बताया था। तो जिन बच्चों ने क्लासेस देखी है, आपको यहाँ पे तुरंत मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप लोग ये मत करना कि यहाँ पे जैसे आंसर दिए पेपर, क्योंकि ये पेपर है प्रीवियस ईयर, इसलिए वहां पे आंसर दिए गए हैं। तो लेकिन आपको अपने साथ हमेशा ट्रू रहना है, ठीक है। आपको सारी चीजों के ही मीनिंग अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप नोट डाउन करो कि कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फ्रेंडली, कोल्ड, इनिमिकल, फैमिलियर। तो जो कॉर्डिनल है, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, कॉर्डिनल का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा व्यवहार वगैरह रखता है, यहाँ पे फ्रेंडली इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, कोल्ड, इनमिकल, फैमिली, फैमिली। तो यहाँ पे जो बी वर्ड है, इनमिकल, इसका मतलब क्या होता है, विरोधी, ठीक है। तो इसका, क्योंकि क्या पूछा था हमसे, अपोजिट पूछा था, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे ही आप कितने सारे मीनिंग पता हो गए होंगे। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण या फ्रेंडली, मतलब जो व्यवहार रखता है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो गया, विरोधी या शत्रुतापूर्ण, जिसको क्या बोलते हैं, इनिमिकल। इसके बाद फ्रेंडली, अनुकूल, ठीक है। कोल्ड मतलब शीत, फैमिलियर मतलब जो किसी चीज से हम परिचित हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फैमिलियर में आ जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिटेलिएशन, इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये मीनिंग का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध या बदला लेना। इसका क्या मतलब हो गया, प्रतिशोध या बदला लेना, इसका मतलब होता है बदला लेना, ठीक है।
तो क्या हो गया, एडमोनिशन, डिस इंटेग्रेशन, या फिर रिटोर्ट, रिकॉन्सिलेशन। तो इसका तो बदला लेना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका क्या मतलब हो गया, चेतावनी देना, चेतावनी, ठीक है इसका। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, विघटन, विघटन, ठीक है, या फिर अलगाव, इसको अलगाव भी बोल सकते हैं। इसके बाद है रिकॉन्सिलेशन, का मतलब क्या हो जाता है, अ, सुलह करना या समझौता करना है। इनके सब वर्ड आपको पता होना चाहिए, समझौता, सुलह या समझौता, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमें दिया गया है, रिटेलिएशन, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशोध या बदला लेना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सुलह करना, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन, सुलह करना, ठीक है। अब रिटोर्ट बचा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, करारा जवाब देना, करारा जवाब देना, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग हिंदी में आप देखेंगे। अब हिंदी वाला पोर्शन है यहाँ से। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य हिंदी का, अकल की रोटी खाना है मुहावरा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दुष्टता से जीव जीव को पार्जन करना, बुद्धि से जीव को पार्जन करना, मेहनत से जीव को पार्जन करना, चालाकी से जीव को पार्जन करना, ठीक है। तो अक्ल की रोटी खाना का मतलब खुद की कमाई से रोटी खाना, मतलब खुद की बुद्धि लगाना या खुद मेहनत करना। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी यहाँ पे दिए गए हैं, अक्ल का चरने जाना, मतलब अक्ल का चरने जाना क्या मतलब हो गया कि जो बुद्धि है आपकी काम ही नहीं कर रही है, उसका मतलब क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, अक्ल का चरने जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, संन्यास, संन्यास। तो यहाँ पे शुद्ध क्या है, संन्यास, इस प्रकार से संन्यास लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या हो गया, जो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे जो आपका छा है, ठीक है, तो ये का और सा षटकोण से मिलके बना होता है छा। इसके ता प्लस रा से मिलके क्या बनेगा, त्रा। जा प्लस इंग्या से क्या बनेगा, ज्ञा। सा प्लस रा से क्या बनेगा, स्रा। तो ये चार वर्ड आपके संयुक्त वर्ड है, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। और कभी कभी पूछ लेते हैं संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, तो चार संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक असमान व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन को क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित, मतलब उसमें स्वर नहीं होता है। दूसरा व्यंजन स्वर सहित अर्थात पूर्ण व्यंजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कौन सा है, छा हो गया, जो किससे मिलके बनता है, का। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं का और स्रा से, ठीक है। का और स्रा से क्या बनेगा, छा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सैल नंदिनी में कौन सा समास है। तो सैल नंदिनी को अगर जब हम लोग सही से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सैल की नंदिनी, सैल की नंदिनी, ठीक है। तो मतलब इसका इससे कुछ संबंध दिखा रहा है, जहाँ पे संबंध दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, इस समास में कर्म के कारक विभक्ति का, इसमें का, की, के का लोप होता है, मतलब ये दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है। जैसे सैल नंदिनी है, ठीक है, तो सैल की नंदिनी, तो यहाँ पे का शब्द इसका यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे कुछ दिया गया है, पार्वती के संदर्भ में इसमें बहुव्रीहि समास होगा, सैल नंदिनी वह जो सैल के हिमालय की नंदिनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पार्वती शब्द आपसे पूछा है तो बहुब्री होगा। बहुब्री का मतलब क्या होता है, किसी तीसरे चीज के बारे में बताना, ठीक है। अब पार्वती एक नाम है, तो सबको पता है पार्वती किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द बादल का पर्यायवाची समानार्थक नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि बादल का पर्यायवाची क्या है। ये तो पर्यायवाची मैंने आपको बहुत बार करवाया है, जितनी भी क्लासेस अभी हो रही हैं, एक दो क्लासेस में ये शब्द आ चुका है, ठीक है। तो मेघ भी बादल होता है, जलद भी बादल होता है, ठीक है। और जो आपका जलधर है ये भी बादल होता है। जलज, जलज क्या होता है, कमल होता है,
ठीक है, ये कमल का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ये किसके, बादल के पर्यायवाची है, ठीक है। और अगर देखें जलद, अभ्र, मेघ, जलधर, वारिधर, ये सब किसके हैं? बादल के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से पराणमुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अब इसका पराणमुख का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? पराग प्लस मुख। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कौन सा दिया गया है? बी ऑप्शन सही दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। अब यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए आपको एक वर्ड बताना है कि उसको क्या बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, उसको क्या बोलते हैं? परित्यक्ता का, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद परकिया किसको बोलते हैं? वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, मतलब स्त्री ने पति को त्याग दिया है तो परित्यक्ता। इसके बाद अपने पति की उपेक्षा कर, मतलब कोई दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या बोलेंगे? परकिया, ठीक है। पति के परदेश जाने पर दुखी स्त्री, तो उसको क्या बोलते हैं? रोषित पतिका, ठीक है। तो सारे वर्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र पक्का सरकार का समर्थन है। इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, सॉरी अशुद्धि है, अशुद्धि पूछा गया है, ठीक है। तो वीरेंद्र पदक्रम संबंधी अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। वीरेंद्र पक्का सरकार का समर्थन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से वीरेंद्र पक्का सरकार। अब यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई सरकार है जिसका नाम क्या है? पक्का। और जबकि शुद्ध शब्द क्या हो गया? वीरेंद्र सरकार का। अब यहाँ पे लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट की बात हो रही है, इनका पक्का समर्थक है, ठीक है। तो ये शुद्ध शब्द हो गया, समर्थक है। तो यहाँ पे किस प्रकार पदक्रम, मतलब अरेंजमेंट जो है इसका वो गड़बड़ दिया गया है यहाँ पे। पक्का ये बाद में आएगा, सरकार पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद परतंत्र का विलोम शब्द, विलोम शब्द को और क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो परतंत्र क्या हो गया? स्वतंत्र, ठीक है। इसके साथ ही गणतंत्र का अगर विलोम पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? राजतंत्र, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। और अधीन का क्या हो जाएगा? स्वाधीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के तीनों शब्द समान लिंग के हैं? तो यहाँ पे समान लिंग, लिंग कौन सा हो गया? एक आपका स्त्रीलिंग होता है, दूसरा कौन सा होता है? पुल्लिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि कौन से हैं जो एक ही, तीनों मतलब समान है। तो यहाँ पे सबसे पहले छात्र, फुटबॉल, सागर, लता, दूध, पेड़, हाथी, पवन, हॉकी, घोड़ा, पानी, होली। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है? एक ही लिंग के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे कि आपके कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं। ये कुछ जैसे आपके इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड इन इंडिया? तो सर्व शिक्षा अभियान जो एसएसए है आपका, कब लॉन्च हुआ था? 2001 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन एक संख्या अन्य सभी संख्याओं से मेल नहीं खाती है? और यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट आपको दिए गए हैं जिसको आपको बताना है, और आपको बताना है कि कौन सा है जो मेल नहीं खाती है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसी में मैं समझा देती हूँ। जैसे आप दो में तीन यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। फिर पांच में, फिर दो में तीन जोड़ा तो कितना आ गया? पांच। पांच में पांच जोड़ा तो 10 आ गया। फिर क्या किया? 10 में 7 जोड़ा, फिर तो 17 हो गया। 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही 26 में 11 जोड़ा तो 37, 37 में 13 जोड़े तो कितने आ गए? 50, 50 में 15 जोड़े तो कितना आएगा? 65। जबकि यहाँ पे दिया कितना है? 64, ठीक है। अब ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है? तीन है, जैसे यहाँ पे मैं दूसरे कलर से आपको दिखा दूं। ये तीन है, पांच है, सात है, मतलब यहाँ पे प्लस दो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस 2 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया, ये जो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया? प्लस टू ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ये सीक्वेंस बनता जा रहा है ना सही से, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? 65।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा शब्द है जो मेल नहीं खाता है, कौन सा हो गया, डी आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 65। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको काफी बार करवाया भी है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की ओर चलकर 12 किलोमीटर तक उत्तर की ओर चलता है, तो सबसे पहले तो 10 किलोमीटर किधर चलेगा। यहाँ पे आपको बता दें 10 मिनट यहाँ पे मान लो स्टार्ट हुआ, तो 10 मिनट, सॉरी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। पूर्व की तरफ होता है इधर साइड में, जैसे आपको जब डायरेक्शन पढ़ाई जाती है पूरब पश्चिम, ठीक है, ये दिया गया उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो किधर चलेगा, इधर साइड में चलेगा। तो ये चला 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, चलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा। अब यहाँ पे जब ये आया तो 12 किलोमीटर कहाँ चलेगा, उत्तर की ओर। उत्तर किधर हो जाएगा उत्तर आप देखेंगे कहाँ पे होगा, उत्तर यहाँ पे है, तो उत्तर ऊपर की तरफ चलेगा, 12 किलोमीटर ये ऊपर की ओर चला। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ सही से। फिर क्या बोल रहा है, उत्तर की चला, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। ठीक है, बायां का क्या होता है, लेफ्ट साइड में 5 किलोमीटर चलता है, अपने आरंभिक स्थान पे पहुंच जाता है। अब ये यहाँ पे जब खड़ा है तो ये लेफ्ट चलेगा। ठीक है, तो किधर मुड़ जाएगा, 5 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये 5 किलोमीटर यहाँ पे ये चला, ठीक है, और 5 किलोमीटर चल के ये फिर से इधर पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार सीक्वेंस बन रहा है। तो जो ये पूरा कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तो यहाँ से चला दो 10 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है। इसके बाद है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब यहाँ पे जब है तो उत्तर यहाँ से कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद उसके बाद में बाएं मुड़ के, अब यहाँ पे खड़ा है तो बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ा, इधर राइट होता है, इधर क्या होता है, लेफ्ट। तो यहाँ पे कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर और चला इधर। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे। अब ये 12 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब ये इतनी दूरी 12 दी गई है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है। अब ये देखो पूरा 10 है, ये वाला 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना इधर बचा, 5 ये बचा। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, और ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब। तो इस प्रकार से ये पूरा डायग्राम बनाया गया है। तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये सब आपने सबने 10th क्लास तक पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जब इसको लगा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे कैसे होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस 25, ये कितना हो गया, 169। और ये किसका वर्ग होता है, 169, 13 का। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आपको समझ में आएगा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, इससे कि यहाँ से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए किसी प्रकाशन में स्थैतिक जानकारी को चर जानकारी के साथ एक डेटा संयोग स्रोत के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन इन ए पब्लिकेशन together with variable information in a data source to create one merged publication is called। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, एक मर्ज किए गए प्रकाशन के स्थैतिक जानकारी को चर जानकारी के डेटा के साथ संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेल मर्ज। मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जैसे मान लो कोई आपको मेल भेजना है, ठीक है, और उसमें क्या है, स्टैटिक डेटा भी है, ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट के फॉर्म में भी डेटा है, तो दोनों को साथ में मर्ज करके आप भेजते हैं एक ही फाइल में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेल मर्ज बोलेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी पब्लिकेशन हाउस को, देखो मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट तो समझ में आता होगा ना, वर्ड जैसे आपने मान लो यहाँ पे लिखा अमित,
टाइप किया, ठीक है। इसके साथ ही अमित की फोटो भी आपको साथ में भेजनी है, ठीक। तो दोनों को आपने वहां पे अमित को जो भी मेल लिखा वो, उसके बाद फोटो उसमें अटैच करके दोनों को कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज एक फॉर्म लेटर से बड़े पैमाने पे मेलिंग के लिए व्यक्तित्व पत्र और पूर्व संबंधित मेल लेवल बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आप जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मर्जिंग, मर्जिंग क्या होता है कि जब केवल एक जैसी फाइल है, मतलब मान लो आपकी दो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, उनको कंबाइन करना, तो उसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पहले तो मर्जिंग इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश का ही सबसे सही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक जैसी फाइल को मर्ज कर देना, साथ में मिला देना, वहां पे भेजने से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे है कि पब्लिकेशन टुगेदर विद वेरिएबल इंफॉर्मेशन, कोई पब्लिकेशन को आपको कोई चीज भेजनी है, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी मेल मर्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प साक्षरता दर को घटते क्रम में दर्शाता है। तो यहाँ पे जनगणना 2011 के हिसाब से पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे। अब समूह में कितने, 8 सदस्य हैं, ठीक है। तो जितने भी सदस्य हैं उनके नंबर काउंट करो, जैसे 8, 7, 6, 5, 4, आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इनको सबको ऐड करके जो आंसर आ जाएगा वही सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे 9 होते, मान लो जैसे बोलता कि 9 सदस्य हैं, तो कितना हो जाता है, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, इस प्रकार से ऐड हो जाते हैं। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, जितने भी बोले गए हैं उससे एक कम करके आपको सबको जोड़ देना है, ठीक है। हम्म, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और आपके क्वेश्चन कौन से दिए गए हैं यहाँ पे। अब आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है, तो इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम। जो सिद्धांत अधिगम है, कक्षागत अधिगम का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके बाद है अधिगम स्थानांतरण सदैव सिद्धांतों के ज्ञान से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कि दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रीजन दिया गया वो असर्शन का सही नहीं है। इसके बाद एक सही है या फिर दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दोनों सेंटेंस दोनों सही दिए गए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग बात हो रही है, इसलिए एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा, इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नांकित में से कौन शैशव काल के मनोवैज्ञानिक संकट से संबंधित है। कौन सा साइकोलॉजिकल क्राइसिस एसोसिएट विद द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, ठीक। तो ये जो एरिक्सन है, इन्होंने 8 अवस्थाएं दी है, तो यहाँ पे किस अवस्था के बारे में पूछ रहा है, शैशव काल, ठीक है। तो शैशव काल में क्या होता है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट। आपने देखा छोटा बच्चे हैं तो अपने घर के सदस्यों के साथ, जैसे मम्मी हो गए, पापा, दादा, दादी, उनके पास जाएंगे, बाकी दूसरे बाहर कोई आ जाते हैं तो उनके पास, मतलब जाते हैं, इतनी एकदम जल्दी नहीं जाते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली प्रेरणा होती है। इसके बाद और 8 अवस्थाओं की बात करें, सहसावस्था, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट हो गया। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं तो स्वतंत्रता और लज्जाशीलता ये आता है। खेल अवस्था में क्या, पहल, शक्ति बनाम दोस्ता। इसके बाद स्कूल में परिश्रम और हीनता, ठीक है। इसके बाद किशोरावस्था में क्या होता है, अहम पहचान। किशोरावस्था में उनको होता है कि हमारी खुद की भी कुछ पहचान, मतलब हमें भी लोग जाने, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 8 अवस्थाएं दी है। कभी कभी पूछता है कि ये अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई, एरिक्सन के द्वारा ये अवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रिफर्स टू लर्निंग एज, यहाँ पे रचनात्मक परिप्रेक्ष्य अधिगम को संदर्भित करता है। तो सबसे पहले दिया इंफॉर्मेशन स्टोर इन चाइल्ड्स मेमोरी, इसके डेवलपमेंट एबिलिटी, विकासात्मक योग्यता से या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग बिहेवियर। इसके बाद इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस।
तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग कौन सी होती है? इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है कि जो भी बच्चे के एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनसे रिलेट करके कोई चीज पढ़ाना, तो वो कैसे आती है? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में आती है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर इन चाइल्ड्स मेमोरी, उससे कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का कोई मतलब नहीं है। मतलब बच्चों के जो अनुभव है उनके खुद के, उनसे उनको मिला के उनका यूज करके कोई नई चीज सिखाना, नया चीज उनको बताना, ये किस में आता है? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में। ठीक है, इसके बाद है इन द ब्लू प्रिंट ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पे बोला गया है एक संप्राप्ति परीक्षण की रूपरेखा में निम्नांकित में से क्या स्पष्ट प्रदर्शित नहीं होता है? तो क्या चीज नहीं होती है? कंटेंट ऑफ आइटम्स। तो ब्लूप्रिंट बना है, अचीवमेंट टेस्ट की बात हो रही है, तो कंटेंट ऑफ आइटम तो दिखेंगे कि 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आइटम ये भी होती है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन के फॉर्म भी होते हैं कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है, या फिर आपसे वन लाइनर पूछा गया है, या फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स ये जो है क्लियर विजुअल नहीं होता है। डिफिकल्टी, सॉरी, डिफिकल्टी लेवल क्या है, मतलब प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या है, इस चीज को क्लियर विजुअल नहीं होता है उसमें ब्लूप्रिंट जो होता है अचीवमेंट टेस्ट का। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको सही से दिख रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। संस्थागत नियोजन के संदर्भ में सही क्रम चुनिए। तो सिचुएशनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सेटिंग गोल्स, इवोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो जैसे कोई भी प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले है कि क्या करेंगे। अब यहाँ पे खैर प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन पेपर है, इसलिए थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि गोल सेट करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे मान लो आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो गोल सेट करेंगे कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब। ठीक है, तो टॉप लेवल पे क्या हो गया, आपका गोल हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? फिर हम लोग जैसे प्लानिंग करते हैं कि सारी चीजें, जैसे मान लो 4 क्लासेस देख ले, फिर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी क्लास है हमें ये कंटिन्यू रखना है। ठीक है, एनालिसिस करते हैं। ठीक, इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे सब करना। तो इस प्रकार से आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इवोल्यूशन, मूल्यांकन करेंगे सारी चीजें करने के बाद कि मतलब जो सिलेबस है या जो चीज है उसके हिसाब से मतलब क्लास पढ़ाई जा रही है, नहीं पढ़ाई जा रही है, या फिर हमारी क्या प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, फिर उसको हम लागू करेंगे। लास्ट में क्या आएगा आपका? सॉरी, लास्ट में आपका आएगा मूल्यांकन। सबसे पहले कि इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मूल्यांकन बाद में आएगा, जब सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद मूल्यांकन आएगा। ठीक है, तो आपका लास्ट में क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, और भी कोई मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं जो मैं जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, और आपकी बार कोशिश करेंगे कि आंसर्स आपके साथ में ना हो, क्योंकि बच्चों का जरूर ये रहेगा कि आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अब की बार आपके आंसर्स नहीं लेके आऊंगी। ठीक है, ये पेपर था तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कहाँ कब का पेपर है। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिएगा आप लोग, नोटिफिकेशन का वेट ना करके पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, वो ज्यादा सबसे सही रहेगा। इसके अलावा कोई डाउट है, और या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईएमआरएस की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, और तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई सुझाव है तो जरूर दीजिएगा। बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।